हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के समापन के पहले राहुल गांधी ने श्रीनगर के लाल चौक में राष्ट्रध्वज फहराने के बाद जम्मू कश्मीर में कानून एवं व्यवस्था को लेकर जो प्रश्न उठाए वे इसलिए हास्यास्पद हैं क्योंकि यदि स्थितियां अच्छी नहीं होती तो वह वहां पर तिरंगा नहीं फहरा सकते थे। भले ही सुरक्षा में कमी की शिकायत कर राहुल गांधी ने स्वयं को एक दिन इस यात्रा से अलग रखा हो, लेकिन उन्होंने जिस तरह भारी भीड़ के साथ अपना सफर शुरू किया वह यही बताता है कि राज्य में कानून एवं व्यवस्था सुधरी है। इसका कारण है तो यही कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का साहसिक फैसला लेने के बाद ऐसे अनेक कदम उठाए गए जिनसे आतंकियों और अलगाववादियों के दुस्साहस का दमन हुआ। इससे ही वहां और विशेष रूप से घाटी का वातावरण बदला। इस बदले हुए वातावरण के कारण ही कांग्रेस कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा कर सकी। यदि हालत बेहतर नहीं होते तो संभवतः वहां भारत जोड़ो यात्रा प्रतीकात्मक रूप से ही हो पाती। यह ठीक है कि राहुल गांधी और उनके सहयोगी राजनीतिक कारणों से जम्मू कश्मीर के बदले हुए माहौल की सराहना नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें यह आभास तो होना ही चाहिए कि इस माहौल ने ही उनकी यात्रा को संभव बनाया। अब जब भारत जोड़ो यात्रा का समापन होने जा रहा है, तब फिर कांग्रेस को इसका आंकलन करना चाहिए कि इससे उसे हासिल क्या हुआ। यह प्रश्न इसलिए क्योंकि इस यात्रा का उद्देश्य और संदेश स्पष्ट नहीं रहा। कहने को तो भारत जोड़ो यात्रा देश में नफरत के वातावरण को दूर करने के लिए की गई, लेकिन जब यह यात्रा दिल्ली आई तो स्वयं राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने करीब 2800 किलोमीटर की अपनी यात्रा में कहीं पर भी नफरत नहीं देखी। क्या इसका यह अर्थ नहीं कि देश में नफरत फैलने का निराधार शोर मचाया जा रहा था? इसमें संदेह नहीं कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से यह अच्छे से रेखांकित हुआ कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के सर्वोच्च नेता हैं, लेकिन यह तो पहले ही स्पष्ट था। निस्संदेह राहुल गांधी ने कांग्रेस में अपनी सर्वोच्चता पर मुहर लगवा ली, लेकिन यह कहना कठिन है कि भारत जोड़ो यात्रा में आई भीड़ वोटों में परिवर्तित होने जा रही है और राहुल साझा विपक्ष के नेता के रूप में उभर आए हैं। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष को एकजुट करने का उद्देश्य भी फिलहाल पूरा होता नहीं दिख रहा है। सहयोगी दलों को छोड़कर अन्य दलों ने इस यात्रा से दूरी बनाना ही बेहतर समझा। कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। उसे यह प्रश्न भी पूछना चाहिए कि क्या इस यात्रा के माध्यम से वह देश की जनता को आकर्षित करने वाला कोई विमर्श खड़ा कर सकी।
चारधाम यात्रा की तैयारी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए अभी लगभग 3 महीने का समय है, लेकिन सरकार ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष भी चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पर्यटन विभाग इसके लिए सॉफ्टवेयर बना रहा है, जिसकी मदद से चारों धाम में आने वालों को दर्शन की तिथियां आवंटित की जाएंगी। उन्हें दर्शन में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए टोकन दिए जाएंगे। चारों धाम में भीड़ प्रबंधन के उद्देश्य से धामों की धारण क्षमता का आकलन कर श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित की जाएगी। सरकार ने चारों धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 30-30 सदस्यीय टीम तैनात करने का भी निर्णय लिया है। ये टीमें जिला प्रशासन व पुलिस के निर्देशन में कार्य करेगी। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के लिए चारधाम यात्रा स्थानीय निवासियों की आर्थिकी का महत्वपूर्ण आधार है। कोरोना संक्रमण के कारण वर्ष 2020 व 2021 में चारधाम यात्रा बुरी तरह प्रभावित रही। यही कारण रहा है कि वर्ष 2022 में जब संक्रमण नियंत्रण में रहा और परिस्थितियां सामान्य हो गई, तब बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन को चारों धाम यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री पहुँचे। यहाँ तक कि पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए श्रद्धालुओं की संख्या 49 लाख तक पहुंच गई। इस वर्ष भी चारधाम यात्रा पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री के पहुंचने की संभावना है। यद्यपि बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव जोशीमठ को इन दिनों भूदशाओं की आपदा से जूझना पड़ रहा है, लेकिन सरकार ने हर पहलू से अध्ययन करने के बाद भरोसा दिलाया है कि इसका यात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उम्मीद है कि सरकार की तैयारियां समय से पूर्ण हो जाएगी, ताकि यात्रा की शुरुआत ही व्यवस्थित तरीके से हो। धन्यवाद।